धरातल की स्थलाकृतियाँ, टोपोग्राफी ऑफ द अर्थ। आर.डी. सैलिसबरी ने धरातल की स्थलाकृतियों को 3 भागों में विभक्त किया है। 1. प्रथम कोटि की स्थलाकृतियाँ, रिलीफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। इसके अंतर्गत महाद्वीप एवं महासागर यानी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आते हैं। 2. द्वितीय कोटि की स्थलाकृतियाँ, रिलीफ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर। इसके अंतर्गत मैदान, पठार एवं पर्वत यानी प्लेन्स, प्लेटूज एंड माउंटेन्स आते हैं। 3. तृतीय कोटि की स्थलाकृतियाँ, रिलीफ ऑफ द थर्ड ऑर्डर। इसके अंतर्गत नदी, घाटियाँ, पर्वतमालाओं से संबंधित स्थलाकृतियाँ, समुद्र तटीय स्थलाकृतियाँ अर्थात रिवर वैलीज, लैंड फार्म्स रिलेटेड टू माउंटेन्स, कोस्टल लैंड फार्म्स आती हैं। अब हम प्रथम एवं द्वितीय कोटि की स्थलाकृतियों का क्रमशः अध्ययन करें तथा तृतीय कोटि की स्थलाकृतियों का अध्ययन संबंधित अध्यायों के अंतर्गत हो जाएगा। प्रथम कोटि की स्थलाकृतियाँ, रिलीफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। महाद्वीप एवं महासागर यानी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। इस अध्याय के अंतर्गत हम महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। चूंकि महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पूर्व हुई और मनुष्य की उत्पत्ति करीब 50,000 वर्ष पूर्व हुई, इसलिए महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति का कोई दृष्टा नहीं है। परिणामतः इनकी उत्पत्ति से संबंधित अनुमान एवं प्रयोग आधारित ज्ञान है, जो अनेक भूगर्भ शास्त्रियों यानी जियोलॉजिस्ट द्वारा सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उन सिद्धांतों में लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत यानी टेट्राहेड्रन थियरी, लव का उत्थान एवं धसाव का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड सब्सिडेंस, एफ.बी. टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थियरी, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट थियरी आदि प्रमुख एवं प्रचलित हैं। इनमें सर्व प्रमुख एवं सामान्य अध्ययन की दृष्टि से अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विखंडन एवं विस्थापन सिद्धांत महत्वपूर्ण है। अतः अब हम इस सिद्धांत का अध्ययन करें। वेगनर का महाद्वीपीय विखंडन एवं विस्थापन सिद्धांत, वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट थियरी। अल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के जलवायुवेत्ता एवं भूगर्भ शास्त्री यानी क्लाइमेटालॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट थे। वेगनर मूल रूप से इस तथ्य का स्पष्टीकरण करना चाहते थे कि विश्व के विविध जलवायु कटिबंधों का वितरण एवं उनमें विभिन्न कालों में हुए परिवर्तन किस प्रकार संपन्न हुए। उनके चिंतन के प्रमुख 2 आधार थे। 1. जलवायु कटिबंध स्थिर रहे, केवल महाद्वीपीय खंडों में विस्थापन हुए। 2. महाद्वीप स्थिर रहे, केवल जलवायु कटिबंधों यानी
क्लाइमेटिक जोन्स में विस्थापन हुए। विश्व के विविध एवं विभिन्न जलवायु कटिबंधों के गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विश्व के विभिन्न जलवायु कटिबंधों में काफी साम्यता है। इसलिए आदिकाल में ये एक साथ रहे होंगे और कालांतर में महाद्वीपीय भागों में विखंडन एवं विस्थापन यानी ड्रिफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट हुए होंगे, जिसके फलस्वरूप ये पृथक पृथक हो गए होंगे और उस परिवेश में ये अपने आप को समायोजित कर लिए होंगे। इसी आधार पर वेगनर महोदय ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने सर्वप्रथम 1912 में और पूर्ण रूप से 1920 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। अपने विस्थापन सिद्धांत के प्रथम चरण में इन्होंने माना कि आदिकाल यानी कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीपीय एवं महासागरीय भाग धरातल पर एक स्थान पर थे। संपूर्ण स्थलखंड से युक्त महाद्वीपीय भाग को इन्होंने पैंजिया तथा संपूर्ण जलीय भाग से युक्त महासागर को पेंथाल्सा कहा। पैंजिया की स्थिति भूमंडल पर उत्तरी भाग तथा पेंथाल्सा की स्थिति दक्षिणी भाग में थी। वेगनर के अनुसार ट्रियासिक युग, जो कि मध्य जीवकल्प यानी मेसोजोइक एरा का एक भाग है, के प्रथम चरण में पैंजिया में विखंडन यानी ड्रिफ्ट शुरू हो गया। विखंडन के लिए उत्तरदायी दो शक्तियां थीं। एक, पृथ्वी की सियाल यानी महाद्वीपीय पपड़ी साइमा पर तैर रही है। दो, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार साइमा की परत पर सियाल युक्त महाद्वीपीय भाग प्लवनशील था। इस मुक्त प्लवनशीलता के परिणाम स्वरूप पैंजिया में पूरब पश्चिम एक भूसन्नति यानी जियो सिंक्लाइन बन गई। इस भूसन्नति में पेंथाल्सा का जल प्रविष्ट कर गया। इस लंबे जलयुक्त भाग को टेथीस सागर कहा गया। टेथीस के उत्तर का भाग लारेशिया लैंड तथा दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। पैंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया कहलाया, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया था, तथा पैंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका थे। पुनः जुरासिक युग यानी मध्य जीवकल्प के मध्य भाग के मध्य में सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति तथा पृथ्वी के वामावर्त घूर्णन यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण लॉरेशिया लैंड तथा गोंडवाना लैंड में उत्तर दक्षिण अभिनति यानी सिंक्लाइन बन गई तथा विखंडित भाग पश्चिम की ओर विस्थापित हो गए। परिणाम स्वरूप प्रशांत तथा अंध महासागर तथा उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों का जन्म हुआ। तत्पश्चात क्रिटेशियस युग यानी मध्य जीवकल्प का तृतीय और अंतिम भाग के अंतिम चरण में लॉरेशिया लैंड और गोंडवाना लैंड के अवशिष्ट भागों में विखंडन हुए, जिससे लॉरेशिया लैंड के विखंडन से यूरोप तथा उत्तरी प्रशांत के द्वीपों की उत्पत्ति हुई तथा मेडागास्कर, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हो गए और इन खंडों के मध्य पेंथाल्सा का जल प्रविष्ट होकर हिंद महासागर के रूप में परिणत हो गया। इस प्रकार वेगनर के अनुसार पैंजिया का विखंडन एवं विस्थापन ट्रियासिक युग के प्रथम चरण से प्रारंभ होकर क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण तक में पूर्ण हुआ। इसी विखंडन एवं विस्थापन के फलस्वरूप ही धरातल पर विभिन्न जलवायु कटिबंधों का पृथक्करण एवं वितरण संभव हुआ। अल्फ्रेड वेगनर अपने सिद्धांत के पक्ष में अनेक तर्क एवं प्रमाण देते हैं। 1.
महाद्वीपीय तटों का एक दूसरे के साथ चैन के दांतों की तरह समायोजित यानी जिगसॉ फिट हो जाना। जैसे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिलाया जा सकता है। 2. ग्लोसोटेरिस नामक वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना। 3. मार्सुपियल ओप्पसम के जीवाश्म का दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया में एक समान प्राप्त होना। 4. लेमिंग नामक पक्षियों के झुंड का यूरोप से पश्चिम की ओर उड़ान भरने का क्रम आज तक जारी रहना आदि उनमें प्रमुख हैं। इस प्रकार वेगनर यद्यपि 1929 में ग्रीनलैंड के पास आइस माइट नामक द्वीप पर मृत पाए गए, किंतु उनका सिद्धांत आज तक जीवंत बना हुआ है, जिसके प्रति वैश्विक मान्यता उन्हें एक क्रांति दृष्टा के रूप में स्थापित करती है। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने विभिन्न खोजों एवं शोधों के आधार पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, किंतु उन्हें वेगनर के सिद्धांत की तुलना में कम महत्व मिल सका है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की दृष्टि से भी उनका स्थान गौण है, इसलिए अब हम उनका अध्ययन न कर अगले अध्याय की ओर बढ़ें।